हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू सर्व सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में बात करने वाले हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल, कन्नौज त्रिभुज संघर्ष पर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का जब प्रिपेयर करते हैं तो ये टॉपिक बिल्कुल मिस करने वाला नहीं है। बहुत आराम से, बहुत इजी शब्दों में समझेंगे कि आखिर ये स्ट्रगल है क्या। मैं आपको उस पीरियड में ले जा रही हूँ जब हम लोग ये देख चुके हैं कि गुप्ता का डिक्लाइन हो चुका है और उसके बाद जो लैंड ग्रांट्स उसने बांटने शुरू किए थे, यानी कि जमीनों को उसने बहुत सारे सामंतों में बांट दिया था। क्योंकि उसने मतलब जो गुप्ता डिनेस्टी है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि गुप्ता डिनेस्टी में जो लास्ट रूलर्स रहे हैं वो बहुत कमजोर पड़ गए और उन सामंतों पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने अपने अपने स्टेट को फ्री करवाया और उस पर कंट्रोल यानी शासन करने लगे। उसी में से गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला भी निकलेंगे। अब ये जितने रूलर्स हैं ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ये अपने टेरिटरी को और बढ़ाना चाहेंगे, यानी अपनी बाउंड्री को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि इनका पूरे भारत पर एक कंट्रोल सिद्ध हो सके और अपनी सुपरमेसी सिद्ध हो सके। हमने यही समझना है कि ये तीनों का स्ट्रगल आखिर किस चीज को लेकर हो रहा है। तो पर्टिकुलर अगर देखें तो मुद्दा क्या रहेगा, तो ये एपिक कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत समय तक चलने वाला संघर्ष है और इनका मुद्दा है कन्नौज। इनको लगता है, तीनों ही जो रूलर्स हैं, कि अगर हमारा कंट्रोल कन्नौज पे हो जाएगा तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो है हम उसकी सुप्रीम पावर बन सकते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक तरफ गुज्जर प्रतिहार है, एक तरफ पाल डिनेस्टी है और एक तरफ आएंगे राष्ट्रकूटा। गुज्जर प्रतिहार जो आपके गुजरात साइड से आएंगे, पालास जो वेस्ट बंगाल और बिहार जिनके अंडर में रहेगा, और राष्ट्रकूटा जो डेक्कन एरियाज में आएंगे। अब समझेंगे कि कारण क्या थे ट्रिपटाइट स्ट्रगल के। तो कन्नौज तो हमें समझ में आया, आखिर वो चाह क्या रहे थे कि अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस उन्होंने साबित करना है कि इन तीनों में से जो भी कन्नौज पर कंट्रोल कर लेगा ऑटोमेटिकली गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र उसके अंदर आ जाएगा और वो पूरा कंट्रोल कर सकेगा नॉर्थ इंडिया को। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कि भाई ये है कन्नौज के जो रूलर्स हैं वो कमजोर है। अगर कमजोर है तो वो कन्नौज को कैसे बचा पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल करने का बहुत ही बड़ा ये समय और ये चांस था सबके लिए। डिजायर फॉर सुप्रीमेसी, अगर हम यहाँ पर कन्नौज पर कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब नॉर्दर्न इंडिया हमारा। तो ये कारण था। फेज वन और फेज टू, दो फेजेस में समझ पाएंगे हम इस कंट्रोल को। ठीक है। फेज वन जो आपका इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट है 790 और 810 कॉमन ईरा के बीच में होगा। कॉमन ईरा कह लीजिए या एडी कह लीजिए, ठीक है, बात एक ही है। फेज वन में हम देखेंगे सबसे पहले क्लैश प्रयाग में होगा, प्रयाग इलाहाबाद एरिया 790 कॉमन ईरा में। वहां पर एक युद्ध होता है, एक बैटल होता है, किसके बीच में, गुज्जर प्रतिहार के जो रियल फाउंडर है वत्सराज उनके और पाल किंग धर्मपाल के बीच में। ठीक है। और कारण क्या होता है, कन्नौज पर अधिकार। पहला युद्ध होता है लेकिन यहाँ पर जीत किसकी हो जाती है, वत्सराज जीत जाते हैं और वो धर्मपाल को फोर्स करते हैं कि भाई अपने एरिया को वहां से कंट्रोल से हटाओ और वेस्टर्न टेरिटरी अपनी जो है सेव करो। ठीक है। अब राष्ट्रकूट इसमें इंटरवेंशन करते हैं कि अच्छा भाई वत्सराज जीत गया तो फिर उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो जो धारा वर्षा है वो राष्ट्रकूटा के उस समय रूलर होते हैं और वो क्या करते हैं, वत्सराज को हरा देते हैं और गंगा यमुना दोआब उनके पास आ जाता है। समझ रहे हैं, धर्मपाल को हराया वत्सराज ने यानी गुज्जर प्रतिहार ने, और उनको हराया ध्रुवा धर्व सेना राष्ट्रकूटा के रूलर ने। अब हम पहुंचेंगे सेकेंड फेज के पास। तो अभी फिलहाल किसके पास है, फिलहाल ये राष्ट्रकूट के पास कन्नौज थोड़े समय के लिए है। अब धर्मपाल वापस कम बैक करेंगे और कन्नौज पर फिर से अपना अधिकार करने के बाद अपनी तरफ से एक राजा वहां बिठा देते हैं जिनका नाम है चक्रयुद्ध। ठीक है। अब यहाँ पर गुज्जर प्रतिहार में से एक रूलर आएंगे। अब गुज्जर प्रतिहार में रूलर्स की क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि वत्सराज जो कि रियल फाउंडर है, उनके बाद आएंगे मिहिर भोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल अदा करेंगे कन्नौज जो स्ट्रगल है उसमें। ठीक है। और यहाँ पर वो कंट्रोल भी कर लेंगे लेकिन धर्मपाल उनसे जीत जाएगा कन्नौज वापस। ठीक है। अब आएंगे नागभट्ट टू जो कि वत्सराज के बाद जो मिहिर भोज है
मिहिर भोज के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं नागभट्ट टू, अब वापस जीतते हैं वो कन्नौज को, ठीक है, और वापस अपना कंट्रोल कायम कर लेते हैं। अब राष्ट्रकूट पीछे नहीं रहते हैं और गोविंदा थ्री जो है वो वापस अटैक करते हैं कन्नौज पर, और लास्ट में नागभट्ट टू जो है वापस अपना कंट्रोल पाते हैं और कन्नौज उनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर समझने की बात यह है कि आखिरकार ये त्रिकूट संघर्ष जो है, जो इतने समय से कभी गुज्जर, कभी धर्मपाल, कभी पाला डायनेस्टी, कभी राष्ट्रकूट, हर एक के पास ये एरिया थोड़े थोड़े समय के लिए है, बट एक्चुअल में विनिंग किसकी होती है, ठीक है, इस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सी है। बट हमारे एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें नहीं आती, बल्कि जो इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम मैंने आपके साथ लिए हैं ये आते हैं। तो आपको इन सारे रूलर्स के नाम याद रखने हैं और गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी को भी ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इसके बाद कल्चरल रेनेसेंस की बात करते हैं, तो ये वही टाइम पीरियड है जो आप टेम्पल के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक है। बहुत सारे टेम्पल्स इस समय बनते हैं, आर्किटेक्चर्स बनते हैं, इंस्क्रिप्शंस बनते हैं, जिनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल जो मंदिर आपने देखे, नागाड़ा मंदिर, बांग्ला डोम या वैसारा स्टाइल, वो इस समय फर्निश्ड होता है। अगर हम देख रहे हैं कि रीजनल पावर्स आ रहे हैं, यानी नए नए राज्य सामने आ रहे हैं, तो फिर नई नई भाषाएं भी डेवलप करती हैं और संस्कृत लिटरेचर भी आगे बहुत ज्यादा डेवलप करता है, ठीक है। और इस डेवलपमेंट का कारण क्या होता है, क्योंकि जब नए राजा आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, तो वो अपने अंडर में हिस्टोरियंस रखते हैं, पोइट्स रखते हैं, कवियों को पैट्रोनेज करते हैं, तो वो सब नई नई किताबें लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट आएगा राजशेखर। राजशेखर जो गुज्जर प्रतिहार के टाइम पीरियड में दो इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे, महेंद्रपाल और महिपाल, उस टाइम पीरियड में रहेंगे, और उसके अलावा एक और डिनेस्टी रहेगी कालचूड़ी, उसके अंदर में भी वो काम करते हैं, पैट्रोनेज रहते हैं, ठीक है। राजशेखर को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भी क्या क्या किया है, क्या क्या अचीव किया, ये टॉपिक भी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो पाल और प्रतिहार जो है वो गुप्ता मॉडल को फॉलो करते हैं, उनका शासन लगभग गुप्ता मॉडल जैसा ही है, और राष्ट्रकूट डेवलप कर रहे हैं कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका अपना ही बनाया हुआ, ठीक है। लैंग्वेज एवोल्यूशंस की बात करें तो नई नई भाषाओं में कन्नड़, बंगाली और अभ्रंश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है इस टाइम पीरियड में। ट्रिपटाइट स्ट्रगल के बीच में कुछ और भी ऐसे इवेंट होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि प्रतिहार एम्पायर जो फाइनल में विक्टोरियस रहेगी, जो हमने देखा था, ठीक है, और वो पूरा नॉर्दर्न इंडिया में काफी लंबे टाइम तक रूल करती है। एम्पायर वीकनिंग की अगर हम बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इससे भले ही एक कोई राजा लास्ट में विनिंग रहा हो, लेकिन कंटिन्यू आप देखेंगे ना, कंटिन्यू ये तीनों जितने पावरफुल राज्य थे, अगर इनके आपस में मित्रता रहती तो बात ही क्या होती, पूरा भारत स्ट्रांग हो जाता। लेकिन आपस में संघर्ष में लगे रहने के कारण धीरे धीरे करके ये सब कमजोर पड़ गए, और उसके बाद जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो मेन स्ट्रॉन्ग शक्तियां थी वही कमजोर पड़ चुकी थी। कल्चरल फ्लरिश तो बहुत ज्यादा हुआ है उस समय, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे अचीवमेंट्स देखने को मिले, कंस्ट्रक्शंस देखने को मिले, जिससे ये पता चलता है कि हाँ टेम्पल्स तो बहुत बन रहे थे। अगर मैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल की लेगेसी की बात करूं, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप यहाँ पर एक शेप आई है कि हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बाद जो हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे पहले का एक और ब्रिज गैप था, जो कि ट्रिपटाइट स्ट्रगल के टाइम पीरियड में ये जो राजा हुए हैं, इनकी वजह से एक लैंडस्केप बना कि भाई सेंटर में कौन कौन से राजा उस समय थे। कल्चरल हेरिटेज की बात की जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है आर्किटेक्चर पर और लिटरेचर पे, और हिस्टोरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा फेज, क्योंकि ये फेज जो है आप जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ट्रिपटाइट स्ट्रगल क्या था, और इसको कितना तरह से हम लोग इजी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं मिलूंगी जल्दी ही आपके साथ नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कुछ एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे जुड़ जाइए चैनल के साथ कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ
सिर्फ हिस्ट्री के ही नहीं, पॉलिटी, जियो सभी के टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।